Hello everyone, good morning to all of you. Welcome to IQ Tab. Let's start with the newspaper analysis of 19th of November. Before that, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, you can go to Telegram and search for IQ Tab Official. आपको वहाँ पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी. Let's start with the first topic that we have to discuss. The topic is about कि किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में उनका बैंकिंग सेक्टर जो है उस कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या हेल्प कर सकता है. Now we'll be discussing 4 points in this. The first point is about how they help in promoting savings. देखिए, लोग पैसा सेव करते हैं, दैट इज सिंपल राइट. लेकिन उनका रीजन क्या होता है? द रीजन इज कि कोई भी फ्यूचर में कोई भी क्राइसिस आ जाए, फिर अचानक से पैसों की जरूरत पड़ जाए, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस, तो यहाँ पर ऐसे टाइम में उनके पास पैसा रहना चाहिए. बट इसके अलावा ये जो पैसा वो लोग सेव कर रहे हैं, उनकी उसकी दो रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए ऐसे टाइम में. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट शुड बी इन सेफ कस्टडी, यानी कि वो पैसा जो सेव कर रहे हैं वो बिल्कुल सेफ रहना चाहिए. और साथ ही साथ अगर उसके ऊपर उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले, कुछ पैसा मिले, उसको सेव करने पर उनको पैसा मिले, तो दैट विल बी मोर बेटर. इसी के लिए यहाँ पर आते हैं कमर्शियल बैंक्स. नाउ कमर्शियल बैंक का इनका काम ही ये है दैट दे प्रमोट सेविंग बाय प्रोवाइडिंग अ वाइड रेंज ऑफ ऑप्शंस. देखिए, कुछ लोग हैं जिसके पास ज़्यादा मनी है, कुछ लोगों के पास लेस मनी है, ठीक है. जिसके पास मोर मनी है उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग होंगी, उनको अलग तरीके से पैसा चाहिए होगा. जिनके पास पैसा कम है उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग होंगी, उनको पैसा सेव करने का उनका रीज़न अलग होगा, राइट. तो इसीलिए बैंक क्या करती है, अलग अलग लोगों के लिए जो नीड्स सूट करेंगी उसके हिसाब से वो अलग अलग प्लान्स लेकर आती है, ताकि हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को प्रॉपर्ली हेल्प मिले, ताकि वो पैसे को प्रॉपर्ली सेव कर सकें. नाउ ये भी देखा गया है कि ऐसे रीजन्स, ऐसे अंडर बैंक रीजन या फिर अनबैंक्ड रीजन जहां पर कमर्शियल बैंक्स का ग्रोथ होता है, वहां ऑटोमेटिकली हाउस होल्ड की सेविंग बढ़ जाती है, बिकॉज लोगों के पास एक ऑप्शन होता है कि जहां पर वो पैसा लाकर सेव कर सकते हैं. तो जैसे ही उन्हें बैंक्स मिलते हैं वो पैसा सेव करना स्टार्ट करते हैं और उनकी हाउस होल्ड की सेविंग ऑटोमेटिकली इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है. सेकेंड पॉइंट दैट इस पर्टिकुलर्स में है कि बैंक्स कैसे हेल्प कर सकते हैं. दे कैन ऑल्सो हेल्प इन पैसों को सही जगह पर चैनलाइज करने में. देखिए, बैंक्स जो हैं इन पैसों को सेव करके अपने पास नहीं रखते हैं, उन पैसों को वो प्रॉपर प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए आगे लोन वगैरह में प्रोवाइड कर देते हैं. जो कि एंटरप्रेन्योर्स वगैरह जो हैं, जो न्यू बिजनेसेस सेटअप कर रहे हैं, या फिर कोई भी ऐसा पर्टिकुलर पर्सन जो कि अपनी कंपनी के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, वो बैंक से आकर लोन या फिर ग्रांट्स के रूप में पैसे ले सकता है, एंड बैंक्स जो है उनको पैसा देती है. तो आप देख सकते हैं, हाउस होल्ड जो पैसा सेव करते हैं वही पैसा जो है आगे जाकर जो एंटरप्रेन्योर्स वगैरह हैं उनकी बिजनेसेस वगैरह में वो पैसा डायरेक्टली यूज होता है. तो आप देख सकते हैं, हाउस होल्ड का ऐसा पैसा जो कि यूज नहीं हो रहा था, वो आगे जाकर वही ऐसा पैसा है जो आगे जाकर एसेट्स क्रिएट करता है, बिल्डिंग्स बनाता है, बिजनेसेस को इंक्रीज करने में हेल्प करता है एंड ऑल. देखिए, अगर हमारे मॉडर्न मॉनेटरी इकोनॉमी की बात करेंगे तो हम सेविंग को इन्वेस्टमेंट से बिल्कुल अलग समझते हैं. अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड को देखेंगे, जैसे यूएसए, यूके जैसी कंट्री को देखेंगे, वो अपना पैसा सेव करते हैं एंड इन्वेस्ट इन उसको पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, जैसे स्टॉक्स में, स्टॉक मार्केट्स में, इन सब चीज़ों में वो लोग डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं. लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा नहीं देखा जाता है. इंडिया के अंदर सेविंग इज डिफरेंट फ्रॉम इन्वेस्टिंग, ठीक है. दोनों अलग अलग पर्पसेस मानी जाती हैं यहाँ पर. अब यहाँ पर बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज दे कलेक्ट और मोबिलाइज दिस सेविंग्स बिफोर दे कैन बी मेड अवेलेबल टू द प्रोड्यूसर इन्वेस्टर. जैसा हमने बात किया, एंटरप्रेन्योर्स को जो पैसा वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, दैट मनी इज एक्चुअली दैट मनी कम्स फ्रॉम द हाउस होल्ड्स ओनली. इसके अलावा बैंक्स और अदर फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज अगर नहीं होंगी तो ये जो सेविंग्स है वो सेविंग्स स्कैटर्ड रहेंगी, मतलब हर एक लोगों के पास अपने अपने पास रहेगी, एंड इट वुड बी आइडल, मतलब वो उसके ऊपर उनको कोई भी फायदा नहीं होगा, उसके ऊपर उनको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा. इससे क्या होगा, ना ही उस पैसे का कोई यूटिलाइजेशन हो पाएगा, ना ही कुछ और हो पाएगा. लेकिन बैंक्स और फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज के होने के कारण वही पैसा जो अभी तक आइडल रहने वाला था, वो पैसा प्रोडक्टिव और इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए यूज होना स्टार्ट हो जाता है. नाउ दिस बैंक्स दे प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन दोज हु हैव अ सेविंग्स, यानी कि जो हाउस होल्ड्स है जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है, सरप्लस फंड्स है, और ऐसे लोग जिनके पास फंड्स नहीं है, जिनके पास पैसा कम है, उनको पैसों की जरूरत है, जैसे कोई बिजनेस या प्रोडक्शन या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए किसी को पैसा चाहिए. दोनों के बीच में फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज एक लिंक का प्रोवाइड करती हैं. तो जिनके पास सरप्लस फंड्स है और जिनके पास लेस फंड्स है, दोनों को मिला देते हैं, जिससे क्या होता है, दोनों की पैसों की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है. जिसके पास सरप्लस फंड है वो अपना पैसे को यहाँ जमा कर सकता है, और जिसके पास लेस फंड है वो पैसा यहाँ से ले सकता है. नाउ थर्ड तरीका इज एलोकेशन ऑफ फंड्स. अब फंड्स को एलोकेट कैसे करते हैं? जैसा हमने अभी देखा, हाउस होल्ड्स जो पैसा सेव करते हैं वही पैसा बैंक्स जो हैं वो आगे जाकर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए देती है. नाउ बैंक्स यहाँ पर डिसाइड करती है कि किस पर्टिकुलर कंपनी को पैसा देना है, किसको नहीं देना है, बेस्ड ऑन देयर क्रेडिट वर्दीनेस, कि कौन सी कंपनी जो है कितने अच्छी तरीके से पैसे को यूटिलाइज करके और सारे का सारा पैसा इंटरेस्ट के साथ प्रॉपर्ली वापस कर सकती है. इसे कहते हैं फंड्स को एलोकेट करना. एम क्या होता है इस फंड को एलोकेट करने का? एम होता है कि जो सोशल रिटर्न है इट शुड मैक्सिमाइज, मतलब मैक्सिमम सोशल रिटर्न होना चाहिए. मतलब वो पर्टिकुलर कंपनी कोई भी बिजनेस सेटअप कर रही है, फिर कोई भी चीज़ सेटअप कर रही है, उसमें
जो भी चीज़ फायदा हो रहा है, जैसे कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई हॉस्पिटल बन रहा है, कोई स्कूल्स बन रहा है, कुछ भी अगर बन रहा है, कोई बिजनेसेस बन रहे हैं, जैसे कि आगे जाकर इंडिया की जीडीपी इंक्रीज होगी, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज होगी, तो इन सब चीज़ों को प्रॉपर्ली मैक्सिमाइज करने का काम करता है ये फंड्स, जो फंड्स एलोकेट करता है। तो बैंक्स को यहाँ पर बहुत ही ध्यान से इन सब चीज़ों को करना होता है। इससे क्या होता है, जो भी पैसा, हाउस होल्ड्स का पैसा जो इनके पास जमा था, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ये हो पाए, ये बैंक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन पैसों का प्रॉपर्ली यूटिलाइजेशन करना है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है। अब देखिए, जो कॉर्पोरेट फर्म्स होते हैं, कॉर्पोरेट फर्म्स कैसे, मतलब जो बड़े बड़े बिजनेस कंपनीज है, जो बड़े बड़े क्लब्स हैं, वो तो अपना पैसा डायरेक्टली इक्विटी, शेयर्स, डिबेंचर्स, इसके थ्रू पैसा ले लेते हैं। लेकिन जो नॉन कॉर्पोरेट फंड्स है, जो भी छोटे फर्म्स है, या फिर जिनके पास डायरेक्टली सोर्स ऑफ फंडिंग नहीं है, या फिर कोई बोरोवर्स है, अगर उसको कोई पैसा चाहिए, जैसे हाउस लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, ये सब पैसे चाहिए, तो वो डायरेक्टली जाकर वहाँ पर शेयर्स तो खरीद नहीं सकते। वहाँ पर वो लोग डिपेंड करते हैं ऑन बैंक्स फॉर देयर फाइनेंसिंग नीड्स, ताकि वो जो वर्किंग कैपिटल है, जो उनको डे टू डे रिक्वायरमेंट में जो पैसे चाहिए वो भी, और जो फिक्स कैपिटल है, जैसे अगर कोई बिल्डिंग खरीदनी है, कोई ऑफिसेस खरीदने हैं, रेंट लेना है, इन सब चीज़ों के लिए भी वो डायरेक्टली लोन लेते हैं और उसके बाद वो अपना पैसा यूज करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज एलोकेशन ऑफ फंड्स। एंड द फोर्थ इज कि बैंक्स दे आल्सो हेल्प इन प्रमोशन ऑफ ट्रेड, प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट। देखिए, अभी तक जैसा हम बात कर रहे हैं, जो पैसा सेव किया गया था वही पैसा आगे जाकर इन्वेस्टमेंट में काम आता है। इसका मतलब क्या है कि बैंक्स वो पैसा प्रोवाइड कर रही है, उसके बाद ही तो प्रमोशन हो रहा है वो ट्रेड का, यानी कि किसी कंपनी के पास वो पैसा जा रहा है, उसके बाद ही वो पैसे को यूज करके बिजनेस को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, अपने पर्टिकुलर बिजनेस को और ज़्यादा इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर रहा है। तो इनडायरेक्टली बैंक्स यहाँ पर भी हेल्प कर सकती हैं बाय एनकरेजिंग द इंड्यूसमेंट टू सेव, यानी कि अगर हम लोगों को बोलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सेव करने का, उससे क्या होगा, पैसा बैंक में सेव होगा और बैंक के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा होगा, ताकि वो बैंक्स जो है पैसा आगे जाकर इन्वेस्टमेंट के लिए आगे जाकर एंटरप्रेन्योर्स वगैरह को पैसे दिए जा सके। ये वही पैसे हैं जो एक्चुअली लोग सेव करते हैं, एंड वही पैसे हैं जो आगे जाकर हमारे कंट्री के इन्वेस्टमेंट में काम आते हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल कि कैसे बैंक्स जो हैं हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड टॉपिक। इट इज अबाउट रिजांगला मॉन्यूमेंट। हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने रिसेंटली इसको इनॉग्रेट किया है। इसका एक और नाम है रेचिनला। इट इज़ अ माउंटेन पास। रिजांगला एक माउंटेन पास है जो कि LAC, जो हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है लद्दाख में, वहाँ पर लोकेटेड है। अगर आप इसकी लोकेशन देखेंगे, ये देखिए, दिस इज इंडिया एंड दिस इज चाइना। अगर आप देखेंगे, दिस इज पार्ट ऑफ, ये अक्साई चीन है जो कि चाइना ने वो किया हुआ है, चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया था इसको। ठीक है, सो दिस इज एट द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड चाइना। इसके अलावा इट इज़ लोकेटेड बिटवीन चुशूल एंड स्पांगर लेक। चुशूल जो है एक प्लेस है जो कि हमारे इंडिया के अंदर है, एंड स्पांगर लेक इट इज़ इन चाइना। ठीक है, तो इट इज़ एट द हेड ऑफ रिजांग लुंगपा वैली। एक वैली है रिजांग लुंगपा वैली। अगर आप रिजांग ला मॉन्यूमेंट याद रखेंगे तो आपको बाकी सब याद हो जाएगा। रिजांग लुंगपा वैली, देखिए नेम सेम है, तो आपको बस की ध्यान रखना है कि दिस इज इन लद्दाख। ठीक है, लद्दाख टेरिटरी के अंदर है, विच हाउसेज अ स्ट्रीम ड्रेनिंग इनटू स्पांगर लेक। तो रजांग वैली से क्या होता है, एक रिवर निकलती है जो कि आगे जाकर स्पांगर लेक के अंदर जाती है, जो कि चाइना के अंदर है। नाउ ये मॉन्यूमेंट किस चीज़ के लिए है? दिस मॉन्यूमेंट इज डेडिकेटेड टू दोज पर्सन हु लेड डाउन देयर लाइव्स इन द बैटल ऑफ रिजांगला ड्यूरिंग द 1962 वॉर। जैसा कि आपको पता होगा, 1962 वॉर के अंदर क्या हुआ था, इंडिया और चाइना के बीच में एक वॉर हुआ था, जहाँ पर जो रिजांगला का हुआ था, जहाँ पर रिजांगला एक प्लेस है लद्दाख के अंदर, वहाँ पर भी एक बैटल हुई थी। इस बैटल के अंदर 13 कुमाऊं रेजिमेंट, जो कि इंडिया की एक रेजिमेंट है, वो मतलब उसने इंडिया की पोस्ट को बचाने की कोशिश की थी, और चाइनीज अपनी तरफ से अटैक कर रहे थे 1962 के अंदर। और हमारे 13 कुमाऊं रेजिमेंट, ऑल दो वो आउट नंबर हो गए थे, मतलब बहुत ही कम थे। 13 कुमाऊं रेजिमेंट के बहुत ही कम सोल्जर्स हमारे ऊपर थे, सियाचिन मतलब यहाँ पर रिजांगला के उस पोस्ट पे थे। इसके बावजूद उन्होंने चाइनीज को बहुत सारे वेव्स को वहाँ पर हरा दिया था और उनको वापस भेजने पे मजबूर कर दिया था। जैसा कि आप जानते हैं कि लद्दाख का टॉप मोस्ट पार्ट है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये लद्दाख का टॉप मोस्ट पार्ट है। ठीक है, बहुत ही ऊपर है। अगर आप ये देखेंगे तो दिस इज अंडर फ्रीजिंग टेम्परेचर्स। यहाँ पर -30 -40 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर यहाँ पर जाता है। इसके बावजूद इंडियन सोल्जर्स यहाँ पर रहकर वो हमारे इंडियन जो टेरिटरीज हैं उसको प्रॉपर्ली गार्ड करते हैं। और इसके अलावा 1962 में हमारी एम्यूनिशन भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, इसके बावजूद हमने चाइनीज़ को वहाँ पर एक्सपेल करने में हम सक्सेसफुल हुए थे। नाउ ये न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज लास्ट ईयर जो हमारा इंडिया और चाइना का क्लैश हुआ था, उसके अंदर कुछ आर्मी पर्सनल की डेथ हो गई थी। नाउ इनके नेम भी इसी मॉन्यूमेंट के अंदर लिखे जा रहे हैं। ठीक है, सो अभी तक ये सिर्फ 13 कुमाऊं रेजिमेंट के जो पर्सन थे उनके नाम लिखे जाते थे, अब आर्मी के जो पर्सनल हैं उनके नाम भी इसमें लिखे जाएंगे इस मॉन्यूमेंट के अंदर। इसकी लोकेशन आपने देख ली है, ये हमारे JNK के ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है।
ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ सिमिलर टॉपिक कि इंडिया चाइना का एक बॉर्डर मीटिंग अभी रिसेंटली होना है। देखिए, अभी 23rd मीटिंग हो चुका है, वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर, इसके ऊपर हो गया है मीटिंग। ठीक है, ये मीटिंग जो है फॉरेन जो मिनिस्ट्रीज है, दोनों कंट्री की जो फॉरेन मिनिस्ट्रीज है, उन्होंने अपने 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 हेड किया है। उसके अलावा बहुत सारे डिप्लोमैट्स थे यहाँ पे प्रेजेंट थे, बॉर्डर सिक्योरिटी गार्ड्स थे, मिलिट्री ऑफिशियल्स यहाँ पे सब प्रेजेंट थे। यहाँ पर दोनों कंट्रीज ने एग्री किया है कि एक स्टेबल ग्राउंड सिचुएशन होना बहुत जरूरी है, ताकि किसी भी तरीके का सिचुएशन यहाँ पर एक्सकेलेट ना हो, यहाँ पर इंक्रीज ना हो और कोई भी प्रॉब्लम इंक्रीज ना हो। ठीक है, जब तक सिचुएशन रिजॉल्व नहीं होती है तब तक स्टेबल सिचुएशन रखना बहुत जरूरी है। देखिए, आप जैसे जानते हैं एक कमांडर्स मीटिंग होती है, तो 13 कमांडर्स मीटिंग लास्ट ईयर ऑलरेडी हो चुकी है, लास्ट ईयर ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन 14 कमांडर मीटिंग अब तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक वो 14 कमांडर मीटिंग हुई नहीं है बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम दैट इज एस्केलेटिंग इन ऑन द बॉर्डर ऑफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो यहाँ पर दोनों ही कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर्स ने ये डिसाइड किया है कि जो 14th राउंड ऑफ सीनियर कमांडर्स मीटिंग है उसको जल्दी से जल्दी करवाएंगे, ताकि कंप्लीट डिसएंगेजमेंट का हम डिसाइड कर सके फ्रॉम ऑल द फ्रिक्शन पॉइंट्स जो एलएसी के अंदर है। एलएसी का मतलब होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। देखिए, एलएसी जो वो है जो कि इंडिया और चाइना के बीच में है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एलओसी जो है लाइन ऑफ कंट्रोल, वो इंडिया पाकिस्तान के बीच में, आपको ध्यान रखना है। सो एलएसी इज विद चाइना एंड एलओसी इज विद पाकिस्तान। अब एलएसी यानी कि चाइना के साथ इंडिया चाइना के बॉर्डर पर जितने भी फ्रिक्शनल पॉइंट्स हैं, ऐसे एरियाज जहां पर हम अभी तक प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाए हैं, वहां पर कंप्लीट डिसएंगेजमेंट की बात की गई है कि जल्दी से जल्दी हम कमांडर्स लेवल की मीटिंग करेंगे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इंडिया का एम क्या है? इंडिया का एम है कि और उन सारे एरियाज में जहां जहां पर प्रॉब्लम्स इंक्रीज है उन वहां पर कंप्लीट डिसएंगेजमेंट होना चाहिए। कुछ एरियाज कौन कौन से हैं? देखिए, हॉट स्प्रिंग्स, डेमचौक, डेपसांग, ये सारे के सारे एरिया जो है लद्दाख के आसपास प्रेजेंट है, और इन सब एरियाज में जल्दी से जल्दी कंप्लीट डिसएंगेजमेंट की बात की गई है, ताकि जो टेंशंस इंक्रीज हो गई है बॉर्डर एरियाज में, उसको उस पर्टिकुलर टेंशन को जल्दी से जल्दी खत्म किया जा सके और उसको फिनिश कर सके। अब एलएसी की बात करते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की। देखिए, अगर आप जानते हैं कि एलएसी जो है वो लगातार ही न्यूज में रहता है, बिकॉज यहाँ पर लगातार कुछ ना कुछ होता रहता है। यहाँ पर माना जाता है कि टोटल 23 डिस्प्यूटेड एरियाज हैं अभी भी। कुछ डिस्प्यूटेड एरियाज जो अभी रिसेंटली सॉल्व हो गए हैं, जैसे कि पेंगोंग सो का रिसेंटली सॉल्व हो गया, लेकिन बाकी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो अभी भी वहाँ पर हैं। अगर लद्दाख के एरिया में देखेंगे तो डैमचौक, ट्रिग हाइट्स, डमचेले, चुनार एंड स्पंगर गैप, ये वो एरियाज है जो अभी भी डिस्प्यूटेड है इंडिया और चाइना के बीच में। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में कौरिक और शिपकिला नाम के 2 प्लेसेस है जो अभी भी डिस्प्यूटेड हैं। उत्तराखंड में बाराहोती और पुलन सुंडा, ये 2 प्लेसेस हैं जो अभी भी डिस्प्यूटेड हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में देखिए नामखाचू, सुंदरोचू, असाफिला, लोंगलू, दीचू, यांगसे, फिश टेल 1 एंड 2 इन दिबांग वैली। ठीक है, ये वो सारे के सारे रीजन्स हैं जो एक्चुअली यहाँ पर एलएसी के अंदर अभी भी डिस्प्यूटेड हैं। ठीक है, अभी 300 से ज़्यादा ट्रांसग्रेशन जो है जो चाइनीज़ ट्रुप्स है उनके साथ हर साल देखा जाता है। मतलब 300 से ज़्यादा बार जो है वो इंडियन टेरिटरी में आते हैं और फिर वापस जाते हैं। और 2017 की बात करें तो अराउंड 426 हो गया था ये इंक्रीज। मतलब 300 नॉर्मली हर साल होता था, लेकिन ये 400 से ज़्यादा हो गया था बिकॉज ऑफ डोकलाम इशू जो वहाँ पर क्रिएट हो रहा था। तो आपको ये सारे के सारे पहली बात तो प्लेसेस याद रखने हैं, और सेकंड चीज़ आपको इन प्लेसेस का लोकेशन और स्टेट याद रखना है कि कौन सा पर्टिकुलर प्लेस किस स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। जैसे कि आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि चुमार कहाँ पर है, राइट? चुमार का मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ सकता है। ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको यहाँ इसको 2-3 बार रिवाइज करना है, आपको याद हो जाएगा अच्छे से। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पे रेमिटेंस फ्लो का एक रिपोर्ट आया है रिसेंटली कि इंडिया के अंदर कितना पूरे ग्लोबल लेवल पे है। तो इंडिया के अंदर जो रेमिटेंस रिपोर्ट है उसको हम देख लेते हैं। अभी 2021 में टोटल जो रेमिटेंसेस जो इंडिया के अंदर आए हैं वो $87 बिलियन से। ओके, लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल समझने की कोशिश करते हैं रेमिटेंसेस होते क्या हैं। आप जानते हैं कि इंडिया के बहुत सारे ऐसे नेशनल्स हैं जो कि बाहर अब्रॉड में काम करते हैं या फिर किसी भी तरीके के वहाँ पर जॉब करते हैं या फिर वहाँ रह रहे हैं। वो अपनी फैमिलीज़ को जब वापस पैसा भेजते हैं, जो मनी भेजते हैं, या तो डॉलर्स के टर्म में या फिर मनी के टर्म में, रुपीज़ के टर्म में, किसी भी टर्म्स में जो पैसा भेजते हैं, और फाइनली जितना पैसा इंडियन रिलेटिव्स को यहाँ पर मतलब मिलता है, जितना पैसा मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज रेमिटेंसेस। ठीक है, तो कितना पैसा जो है इंडिया के नेशनल बाहर से इंडिया के अंदर भेजते हैं उसे कहते हैं रेमिटेंसेस। तो 2021 में टोटल $87 बिलियन रेमिटेंसेस इंडिया के अंदर भेजा गया था बाहर से, जो कि 2020 यानी कि लास्ट ईयर के मुकाबले 4.6% इंक्रीज हुआ है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, कंपैरेटिवली हम ऑलमोस्ट 5% के आसपास इंक्रीज हुए हैं। द इनफ्लोज टू इंडिया दे वर द हाईएस्ट फॉर एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। अगर रिपोर्ट को देखेंगे तो पूरी के पूरे ग्लोबल लेवल पे इतना रेमिटेंसेस किसी भी कंट्री में नहीं आता है जितना इंडिया में आता है। और अगर हम ट्रेंड्स भी देखेंगे तो इंडिया हैज़ बीन वन ऑफ द हाईएस्ट रेमिटेंस गेटिंग कंट्री, जिसमें सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस आते हैं।
ओके अगर कंट्री के बेसिस पे हम देखेंगे तो इंडिया इज द हाईएस्ट कंट्री जिसके पास सबसे मैक्सिमम रेमिटेंसेस आए हैं। लेकिन अगर हम रीजन वाइज देखेंगे, रीजन चेक करेंगे, तो जो साउथ एशिया रीजन है उसमें हम जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे लगभग 8% कम रेमिटेंसेस आए हैं। मतलब इंडिया के अलावा जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इनके जो लोग जो बाहर रह रहे हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में रह रहे हैं, वो लोग जो पैसा भेज रहे थे कंपैरेटिवली वो सब मिला के 8% कम हो गया जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इस बार। 2020 की बात करें तो अराउंड 83 बिलियन डॉलर से ज़्यादा रेमिटेंसेस इंडिया में आए थे, और जैसा हम देख सकते हैं इस बार 87 बिलियन डॉलर्स आए हैं। तो हमने जैसा बात किया 4.6% का इंक्रीज हुआ है। बट 2020 में जो हुआ था वो 2019 के हिसाब से थोड़ा सा लोअर हो गया था। तो मेन रीजन वॉज कोविड जो पैंडेमिक आ गया था उसके कारण बहुत सारे जो लोग थे पैसा नहीं भेज पाए थे, या फिर किसी तरीके से बहुत सारी सर्विसेज डिसरप्ट हो गई थी। इसके बावजूद 83 बिलियन डॉलर्स पैसा मनी जो है वो सेंड किया गया था रेमिटेंसेस के थ्रू इंडिया के अंदर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है 2019 के बाद जो 2020 आया था उसमें थोड़ा सा कम हो गया था, एंड 2021 में फिर से शूट अप हो गया है और अचानक से 87 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया, विच इज द हाईएस्ट एवर। ठीक है, अब देख जैसा हमने बात किया साउथ एशियन रीजन जिसका हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतना ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन उसका 8% कम हो गया था। तो किस पर्टिकुलर रीजन में सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस आए हैं? दैट वाज इन लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियंस। ठीक है, ये वो लैटिन अमेरिका मतलब है साउथ अमेरिका प्लस सेंट्रल अमेरिका, और इसके अलावा जो कैरिबियंस का पार्ट है यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस भेजे गए हैं इस पर्टिकुलर ईयर में, मतलब पिछले एक साल में। ओ रेमिटेंसेस की बात करें, दे आर अ क्रूशियल सपोर्ट फॉर द फैमिलीज लिविंग इन देयर नेटिव कंट्रीज। अगर किसी पर्सन का जो कमाने वाला सोर्स है अगर वो बाहर दूसरे कंट्री में रह रहा है तो वो जो पैसे भेजता है दैट बिकम्स अ मेजर सोर्स, जिसके कारण उसका घर वापस यहाँ पे चलता है, बिकॉज दे डोंट हैव अ मेजर सोर्स ऑफ इनकम यहाँ। मतलब बहुत जगहों पर है भी बट बहुत जगहों पर नहीं भी है, दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन दैट पैसा जो कि आएगा बाहर से। तो ठीक है, तो ये बहुत ही मेजर सोर्स ऑफ पैसा है, मेजर सोर्स ऑफ मनी है जो कि बाहर से आता है। अगर हम ईयर टू ईयर चेक करें तो देखिए 2010 से लेकर 2020 तक का यहाँ पर सारा का सारा डेटा है। 2010 में देखेंगे कि जस्ट अबव 50 बिलियन डॉलर्स के हम आसपास पहुंचे हैं, और जैसा हमने बात किया 2021 में हम वी हैव रीच्ड 87 बिलियन डॉलर्स। सो आप देख सकते हैं पिछले 10 सालों के अंदर हम 50 से 87 बिलियन डॉलर्स तक ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। मतलब मोर देन 37 बिलियन डॉलर्स का रेमिटेंसेस हमने इंक्रीज कर दिया है इन जस्ट लास्ट 10 ईयर्स। दैट इज वेरी वेरी इंकरेजिंग फिगर्स। अगर हम 2020 का चेक करें कि विच आर द लार्जेस्ट रेमिटेंस रिसीविंग कंट्रीज, तो इंडिया इज एट द टॉप। इसके अलावा चाइना, मैक्सिको, फिलीपींस, इजिप्ट, पाकिस्तान, फ्रांस, बांग्लादेश, ये वो कंट्रीज है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस आते थे। ठीक है, अगर हम 2019 से चेंजेस चेक करेंगे कि 2019 के मुकाबले किस में कंट्री में कितना रेमिटेंसेस बढ़ा है या फिर कम हुआ है, तो जैसा हमें पता है कि कोविड के कारण अभी हमने देखा कि इंडिया में थोड़ा सा रेमिटेंसेस कम हो गया था, रेमिटेंस कम हो गया था, चाइना के अंदर भी कम हो गया था, मैक्सिको के अंदर इंक्रीज हुआ था। तो ये हमें ध्यान नहीं रखना है, बस ये पता होना चाहिए कि 2019 के मुकाबले 2020 में थोड़ा सा कम हो गया था, एंड 2021 में फिर से शूट अप हो गया है, मतलब फिर से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट रेमिटेंसेस। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, इट इज अबाउट रेगुलेटिंग क्रिप्टो करेंसीज। आप न्यूज़ में देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से लगातार क्रिप्टो करेंसीज की बातें आ रही है, न्यूज़ में आ रही है। सो आज हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को प्रॉपर्ली एंड डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ न्यूज़ ये है कि यूनियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली बोला है कि वो एक प्रपोजल डिस्कस कर रहे हैं, मतलब अभी उन्होंने कुछ भी फाइनलाइज नहीं किया है, अभी वो डिस्कस कर रहे हैं कि जो क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शंस जो इंडिया में ऑलरेडी हो रहे हैं उन पे क्यों ना टैक्स लगा दिया जाए। ठीक है, इससे क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आप जैसा जानते हैं क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी चीज़ है जो कि आगे जाकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकती है, लेकिन साथ ही साथ ये अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत क्रिएट करता है। तो क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग जो है, जो कि अभी तक लॉ के एम्बिट के बाहर हो रहा था, बिकॉज इंडिया के अंदर ये लीगल नहीं है, मतलब इलीगल नहीं है बट लीगल भी नहीं है, अभी तक अलाउ नहीं किया गया है। इसको अब धीरे धीरे फॉर्मल इकोनॉमी में लाने की बात की जा रही है। जितने भी क्रिप्टो में जितने भी लोग इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ हो सकती है, बिकॉज अभी गवर्नमेंट ने इसको रेगुलेट करने की बात की गई है और बैन करने की बात नहीं कर रही है। बिकॉज इससे पहले 2018 में आरबीआई ने इस पर कंप्लीट बैन लगा दिया था। ये आरबीआई ने बोला था कि जितने भी बैंक्स हैं और जितने भी फाइनेंशियल बॉडीज हैं वो सब, कोई भी पर्टिकुलर बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्रिप्टो करेंसीज के अंदर कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं करेगा। ठीक है, जिसके कारण जो क्रिप्टो के इन्वेस्टर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो गए थे या फिर बहुत ज़्यादा वरी हो गए थे, बिकॉज अगर आरबीआई या फिर कोई भी बैंक अगर इसको इन्वेस्ट नहीं करेगा या फिर एक्सेप्ट नहीं करेगा तो क्रिप्टो की करेंसी ज़्यादा बढ़ नहीं पाएगी। बट यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो न्यूज़ आया है इसके तहत ये बोला गया है कि हम कंप्लीट बैन नहीं लगाएंगे, वी आर ट्राइंग टू रेगुलेट क्रिप्टो करेंसीज। और रेगुलेशन इज ऑलवेज बेटर। रेगुलेशन बेटर क्यों है? कि जितने भी शॉर्टकमिंग्स है उसको हम बेटर तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। अगर हम किसी तरीके से जितने भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं क्रिप्टो करेंसीज की, अगर हम उसको हटा लें तो देन क्रिप्टो करेंसीज बिकम अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, लेकिन आरबीआई ने 2018 में देखिए जो ऑर्डर दिया था जहां पर पूरी तरीके से बैन कर दिया गया था, उसको ओवरटर्न कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के अंदर। यानी कि लास्ट ईयर क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट ने इसको ओवरटर्न कर दिया था और अलाउ कर दिया था क्रिप्टो करेंसीज को कि आप यूज मतलब कर सकते हो, आप एक्सचेंजेस वगैरह अपने काम कर सकते हो, प्रॉपर्ली काम करो, बट आपको ध्यान रखना है कोई भी फ्रॉड या फिर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम इंक्रीज ना हो।
लास्ट वीक हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक मीटिंग की थी और उसके अंदर ये बोला, मतलब बात की थी कि क्रिप्टो करेंसीज कितना ज़्यादा रिस्की हो सकता है आगे जाकर फ्यूचर में, मतलब इंडिया के अंदर। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रिस्क के ऊपर अगर डिस्कस कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उन रिस्क को रेगुलेट करने की बात की जा रही है। दैट इज द गुड न्यूज़ कि इस रिस्क को हम पूरी तरीके से, मतलब रिस्क को देखकर हम पूरी तरीके से बैन नहीं कर रहे हैं, इसको हम रेगुलेट कर रहे हैं। तो क्यों हम बैन नहीं कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। Now, this move is seen as a sign that Union government might not be so keen on banning the private cryptocurrencies outright. पूरी तरीके से बैन करने का फेवर में मुझे नहीं लग रहा है कि गवर्नमेंट होगी अभी यहाँ पर। वो सिर्फ रेगुलेशन की बात कर रही हैं। दे कैन यूज दिस क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन, जितना भी इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजेक्शन हो रहा है उसको यूज करके उसके ऊपर टैक्सेस लगा सकती है। टैक्स लगाएगी तो क्या होगा? गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, टैक्स मिलेगा तो गवर्नमेंट की रेवेन्यू इंक्रीज होगी। सो गवर्नमेंट इसको एक रेवेन्यू जनरेटिंग सोर्स की तरह देख सकती है। लेकिन आरबीआई की बात करें, आरबीआई से जब अभी रिसेंटली डिस्कस किया गया था, तो आरबीआई ने अभी भी यही बोला है कि क्रिप्टो करेंसीज एक बहुत ही मेजर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए थ्रेट हो सकती है। यहाँ तक कि जो आरबीआई के प्रीवियस गवर्नर थे, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आरबीआई का गवर्नर कोई बात बोल रहा है तो आपको उसको सीरियसली लेना चाहिए, बिकॉज आरबीआई के गवर्नर अगर ये बात बोल रहा है कि क्रिप्टो करेंसीज इंडिया के लिए मतलब सही नहीं है, मतलब एक फाइनेंशियल बॉडीज के लिए सही नहीं है, तो आप उसको सीरियस लीजिए। अगर आरबीआई की बात आप नहीं मानेंगे तो फिर किसकी बात मानेंगे? लेकिन बात क्या है? बात यह है कि जो गवर्नमेंट है, जो हमारा यूनियन गवर्नमेंट है, उसने ये देखा है कि देयर इज अ ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ क्रिप्टो करेंसीज अमंग सिटीजन्स। उसके कारण क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि कंप्लीट बैन नहीं लगाएंगे, टेक्निकली अभी फिलहाल इसको सिर्फ रेगुलेट करेंगे। नाउ अगर हम कुछ सालों का फिगर्स चेक करेंगे, डेटा चेक करेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा डेटा, मतलब बहुत ज़्यादा हाई डेटा नहीं है। ये नहीं शो करता है कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं लोग यूज़ करने वाले क्रिप्टो करेंसीज के। लेकिन it is hard to deny that these private cryptocurrencies are witnessing a rapid rise in their popularity, because लास्ट कुछ सालों में ये देखा गया है कि लगातार ही इनकी पॉपुलैरिटी इंक्रीज हो रही है और लगातार लोग इसके अंदर इंक्रीज करते जा रहे हैं जो कि इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा यूनियन गवर्नमेंट में ऑल्सो नॉट वांट टू किल द नेसेंट क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री। नेसेंट का मतलब होता है जो भी इन्फेंट स्टेज में है, मतलब जो भी जस्ट स्टार्ट हुआ है। तो क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री जस्ट अभी स्टार्ट हुई है, आगे जाकर ये फाइनेंशियल इनोवेशन यानी कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के लिए एक बहुत बड़ा बून हो सकती है, बहुत बड़ा हेल्पफुल चीज़ हो सकती है जो आगे जाकर हेल्प करेगा। जैसे कि आपको पता है कि ऑल दो बिटकॉइन, देखिए बिटकॉइन ऑल दो क्रिप्टो करेंसीज है, बट बिटकॉइन जिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पर चलता है दैट इज कॉल्ड एज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ऑल दो बिटकॉइन हमारे लिए उतना काम का नहीं है, बट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आगे जाकर बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकता है, स्पेशली क्रिप्टो करेंसी या फिर किसी भी टाइप के डिजिटल ट्रांजैक्शन या फिर किसी भी टाइप का लेजर रखने के लिए आगे जाकर बहुत यूज हो सकता है। इसलिए हमें कंप्लीट बैन लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हमें प्रॉपरली इसको बहुत ही कॉशियसली और बहुत ही सोच समझ के इस पर रेगुलेट करने की जरूरत है। नाउ इसके अलावा ये बोला गया है दैट इट इज हाईली अनलाइकली दैट द गवर्नमेंट विल अलाउ क्रिप्टो करेंसीज टू राइज एज अ थ्रेट टू द सॉवरेनिटी ऑफ द रूपी। नाउ एक तरफ हमारा इंडियन रूपी है, एक तरफ हमारा क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है। अब ये तो नहीं हो सकता कि इंडियन गवर्नमेंट जो है ये क्रिप्टो करेंसीज को ये अलाउ कर दे कि वो इंडियन रूपी को ओवरटेक कर ले और इंडियन रूपी के ऊपर चला जाए। ये तो टोटली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हमारे जो फॉर्मर आरबीआई गवर्नर है उन्होंने ये भी बोला है कि अगर वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस बढ़ गया क्रिप्टो करेंसीज का, इससे क्या होगा? लोगों की सेविंग जो है लगातार इसके अंदर पैसे जाने स्टार्ट हो जाएंगे। इससे क्या होगा? इंटरफेयर होने लगेगा आरबीआई की एबिलिटी टू कंडक्ट मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिवली। आरबीआई अभी तक जो भी मॉनेटरी पॉलिसी को कंडक्ट करता है, मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या है कि मार्केट के अंदर पैसा इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, उसको आरबीआई डिसाइड करता है। कि मान लीजिए जैसे इन्फ्लेशन बढ़ गया है, तो इन्फ्लेशन बढ़ गया इसका मतलब क्या है? लोगों के पास पैसा ज्यादा आ गया है तो वो मार्केट से पैसा खींच लेता है, ठीक है। और अगर डिफ्लेशन आ गया यानी कि लोगों के पास पैसा नहीं है तो मार्केट के अंदर पैसा डाल देता है। बट अगर क्रिप्टो करेंसी आ जाएगी तो क्रिप्टो करेंसी का डायरेक्ट रेगुलेशन आरबीआई के पास अगर नहीं रहेगा तो वो डायरेक्टली इस चीज को ऊपर नीचे नहीं कर सकती है, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी को इफेक्टिवली यूज नहीं कर पाएगी उस दिन। Now, so the acceptance of cryptocurrency by the government is likely to be limited। इसलिए इस पर्टिकुलर आरबीआई गवर्नर की इस बात को मानकर हो सकता है कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आगे जाकर सिर्फ कुछ ही जगहों पर एक्सेप्ट करे क्रिप्टो करेंसीज को, हर जगह पर एक्सेप्ट ना करे। नाउ क्रिप्टो करेंसीज को स्पेकुलेटिव एसेट्स की तरह ही एक्सेप्ट किया जाएगा, अगर किया भी गया तो स्पेकुलेटिव एसेट्स की तरह। स्पेकुलेटिव एसेट्स क्या होते हैं? जिनकी कंफर्म नहीं होता है कि वो उनकी वैल्यू राइज करेगी या फिर फॉल करेगी कंफर्म, जैसे कि शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, डिपेंड, ये सब चीज़ें क्या है? ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें पता नहीं है कि इनकी वैल्यू आगे जाकर बढ़ने वाली है कम होने वाली है, उसे कहते हैं स्पेकुलेटिव, जिसमें हम स्पेकुलेशन करते हैं, अंदाजा लगाते हैं। तो वही बोल रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज को एक स्पेकुलेटिव एसेट की तरह रखा जाएगा एंड इट इज हाईली अनलाइकली दैट दे विल एक्सेप्ट एज अ फुल फ्लेज्ड करेंसी। तो जरूरी नहीं है कि हमें क्रिप्टो करेंसीज को बुलाकर हम उसे फुल फ्लेज्ड करेंसी बना देंगे कि आज से ये लीगल टेंडर है, ऐसा नहीं होने वाला है। हमें इसको एज एक स्पेकुलेटिव एसेट की तरह ही रखना होगा जैसे शेयर्स एंड बॉन्ड्स है, ताकि जो लोग इसके अंदर इंटरेस्टेड है वो लोग तो यूज करें, बट जो लोग यूज नहीं कर रहे हैं उनको कोई भी घाटा नहीं होना चाहिए यहाँ पर, राइट। इसके अलावा इट शुड बी नोटेड दैट
RBI and other central banks, they are also looking to come up with a digital version of their own currency। जैसा आपने पिछले 3-4 महीनों में देखा होगा, RBI भी अपनी खुद की डिजिटल करेंसी की बात कर रहा है, जो कि डिजिटल रुपी के बारे में बात कर रहा है। अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा, चाइना ने रिसेंटली अपना खुद का डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दिया है, तो उसके बाद ही इंडियन RBI ने ये बोला था कि हम भी अपना कुछ दिनों में हो सकता है कि डिजिटल करेंसी लॉन्च करेंगे। लेकिन जो सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी है, इट मे नॉट बी एबल टू compete with क्रिप्टो करेंसीज। देखिए, बोला गया है कि क्या अगर हम अपना रुपी का डिजिटल वर्जन ले आएंगे तो क्या वो क्रिप्टो करेंसी के साथ पूरी तरीके से compete कर पाएगा? क्या उसको हटा देगा? मतलब बिटकॉइंस को हटाकर क्या ये हमारा डिजिटल करेंसी सामने आ जाएगा? ऐसा नहीं हो पाएगा, बिकॉज अगर RBI कोई पर्टिकुलर डिजिटल करेंसी लाती है तो उसको उसका प्रॉपर फ्लो मार्केट में रखना वो RBI की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। जैसे अभी मनी है, तो मनी अगर RBI लाता है, अभी करेंसीज अगर RBI लाता है, तो उसका प्रॉपर फ्लो मार्केट के अंदर रहे, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको होती है? RBI के पास होती है, राइट? तो अगर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी RBI के पास है, तो आगे जाकर अगर डिजिटल करेंसी आएगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी RBI के पास होगी। तो कल को जाकर अगर उस पर्टिकुलर डिजिटल करेंसी की फ्लो कम हो गई मार्केट के अंदर, या फिर उसका जो मार्केट में जो जितना डिजिटल करेंसी है अगर वो कम हो गया, तो ये RBI की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो उसको इंक्रीज करना होगा। लेकिन क्रिप्टो करेंसीज का ऐसा नहीं है। क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू ही इस बात से आती है कि वो बहुत ही लिमिटेड सप्लाई के अंदर है। जैसा हमें पता है कि जो बिटकॉइंस है, बिटकॉइंस की ये है कि सिर्फ 26 बिलियन ही बिटकॉइंस जनरेट हो सकते हैं। इसीलिए सब बिटकॉइंस के पीछे पड़े हुए हैं कि इससे पहले कि वो 26 बिलियन बिटकॉइंस जनरेट हो जाए, उससे पहले उस बिटकॉइंस को लेना है। तो उनकी वैल्यू ही इस बात पे है कि वो बहुत ही लिमिटेड है। लेकिन अगर हम डिजिटल करेंसी को RBI के पास दे देंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज RBI विल बी उनके पास तो कोई और ऑप्शन नहीं रहेगा। अगर कभी भी फ्लो कम हुआ तो RBI को तो एक्स्ट्रा पैसा लेके आना पड़ेगा, तो टेक्निकली उसकी वैल्यू बढ़ेगी नहीं, वैल्यू उसकी लगातार कम होती जाएगी। ठीक है, ओके। इंडिया की क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं हम। क्रिप्टो करेंसी आप जानते हैं एक वर्चुअल करेंसी होता है, जहां पर एक पर्टिकुलर सिंगल यूनिट इज कॉम्प्लेक्स डिजिटल कोड, एक बहुत ही डिजिटल कोड के साथ उस क्रिप्टो करेंसीज को यूज किया जाता है या फिर उसको जनरेट किया जाता है अलग अलग तरीके से। ठीक है, बहुत सारी डिफरेंट क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, ये सब कुछ फेमस बिटकॉइंस है जिसके बारे में आपको पता होगा, क्रिप्टो करेंसी है जिसके बारे में आपको पता होगा। अभी तक जो क्रिप्टो करेंसीज है वो इंडिया के अंदर अलाउड नहीं है। ठीक है, अलाउड नहीं है। देखते हैं आगे अगर क्या होता है। RBI ने एक बार बैन भी लगा रखा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में उस बैन को हटा दिया था। ठीक है, सो एक्सपर्ट्स fear that the crypto boom would allow draw a significant amount of household savings which would be vulnerable to crashes। अब यहाँ पर देखिए, कुछ एक्सपर्ट्स ये भी बोल रहे हैं कि अगर क्रिप्टो करेंसी रेगुलेट करेंगे और अलाउ कर दिया अगर इंडियन गवर्नमेंट ने, तो क्या होगा? जो इंडियन हाउस होल्ड्स हैं, बहुत लोग क्या होंगे, अपने सेविंग्स को क्रिप्टो करेंसीज के रूप में यूज करना स्टार्ट कर देंगे, मतलब अपने सेविंग्स को यूज करेंगे क्रिप्टो करेंसी को खरीदने के लिए, राइट? अब क्रिप्टो करेंसीज को वो डे टू डे पर्पसेस में तो यूज कर नहीं सकते, उस क्रिप्टो करेंसीज को वो लोग स्टार्ट करेंगे सेव करना, मतलब रोकना स्टार्ट कर देंगे एक जगह पर। उससे क्या होगा? जितना भी सेविंग्स था, वो सेविंग जो कि पहले की बैंक्स के अंदर आता था और वो बैंक से फिर डिफरेंट इन्वेस्टमेंट के लिए जाता था, अब वो सारा का सारा सेविंग जो है, मतलब उसमें से बहुत ही लार्ज अमाउंट जो है वो क्रिप्टो करेंसीज के लिए जाएगा, जो कि कहीं पर भी यूज नहीं हो पाएगा, वो पैसा वहीं का वहीं रहेगा। उसके कारण क्या होगा? बहुत सारे बैंक्स क्रैश हो जाएंगे, बहुत सारी, यहाँ तक कि जो क्रिप्टो करेंसी के मार्केट से जिनके पास तो इतना सारा पैसा आ जाएगा, वो भी क्रैश होने का उनका खतरा बढ़ जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन। आज के क्वेश्चंस को हम फटाफट देख लेते हैं। आपको इसके आंसर्स ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में देने हैं, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फर्स्ट इज RBI इज द रेगुलेटर ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट इन इंडिया। Second is Rachin La Pass is located on the Chinese side of the territory. Third is Fishtail One Valley is located in Jammu and Kashmir. Fourth is remittance flow in India has comparatively decreased as compared to last year in India. Fifth is Union government has passed a bill to tax the transaction on cryptocurrencies, thus providing it a legal status. ये कुछ क्वेश्चन है, आपको इसके आंसर ट्रू या फॉल्स में देने हैं। इसके आंसर हम आपको कल के वीडियो में बताएंगे। जैसे कि कल के जो क्वेश्चंस थे उसके हम फटाफट आंसर डिस्कस कर लेते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन इज, जो वियना कन्वेंशन था, इट डील्स विद द एक्सेस टू प्रॉपर कॉन्सुलर एक्सेस टू प्रिजनर्स इन थर्ड कंट्रीज। दिस इज वेरी ट्रू। कल हमने बात की थी, ये वियना कन्वेंशन के प्रॉपर आर्टिकल 36 जो होता है वियना कन्वेंशन का, ये बोलता है कि प्रॉपर कॉन्सुलर एक्सेस प्रोवाइड करना है आपको किसी भी सेकंड कंट्री के अंदर या थर्ड कंट्री के अंदर। इसके अलावा सेकंड पॉइंट इज कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इज द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। आपको याद होगा, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट नहीं है, इट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि हेग के अंदर है, नीदरलैंड्स के अंदर है। दैट इज द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। इसके अलावा सब्ज बुर्ज टॉम जो था वो जहांगीर ने बनवाया था? जी नहीं, ये जहांगीर ने नहीं बनवाया था। जहांगीर की कोर्ट में एक पोएट थे, उन्होंने बनवाए थे, राइट? ये रहीम उनका नेम था, उन्होंने बनवाया था। इसके अलावा फोर्थ इज कि इंडिया विल हेल्ड सेकंड 2+2 मीटिंग विद रशिया इन दिसंबर। ओके, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, दिस इज अ फॉल्स। ये सेकंड नहीं कर रहा है, ये फर्स्ट है। फर्स्ट 2+2 मीटिंग है जो कि रशिया के साथ होने वाला है हमारा दिसंबर के अंदर। नेक्स्ट इज अदू अटॉल इज इन द नॉर्दर्न साइड ऑफ मालदीव। दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। वो हमें पता है कि साउथ के साइड में है।
एंड फाइनल क्वेश्चन इज कि इंडिया हैज इंप्रूव्ड इट्स रैंकिंग इन ग्लोबल बाइबल इंडेक्स एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। आपको याद होगा लास्ट ईयर हम 77th पे थे, इस बार हम 82nd पे आ गए हैं। सो कंपैरेटिवली वी हैव गॉन डाउन, बट ठीक है। हम कुछ साल पहले हम 150 पर भी थे, तो कंपैरेटिवली हम पिछले अगर ट्रेंड्स की बात करें तो हम कंपैरेटिवली बेटर हुए हैं, बट अगर लास्ट ईयर से कंपैरिजन किया जाए तो हम टेक्निकली थोड़ा सा नीचे गिर गए हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर डिस्कशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।